तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है उसको देखते हैं। तो इस वाले वीडियो में ऐसा करेंगे, अपन केवल ये देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो अगले 2-3 वीडियोस में देखेंगे अपन, क्योंकि उस डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में अपन फिर ये भी देखेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के एक्सपेरिमेंट में ऐसा क्या था जो उस टाइम पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो थ्योरी थी वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई, इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ठीक है, और फिर आइंस्टीन ने फिर कैसे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के कुछ एलिमेंट्स को चेंज ही कर दिया और उसके बाद में इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया, है ना। वो अगले 2-3 वीडियोस में देखेंगे। इस वीडियो में अपन केवल ये देख रहे हैं कि अपन ने ऑब्जर्व क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व किया क्या किया। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का मतलब बेसिकली ये निकला कि कोई भी मेटल सरफेस है ना, ये जैसे एक हमने एक मेटल सरफेस बना रखा है ना, उसकी ये थिकनेस है। कोई भी मेटल सरफेस पे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यदि इंसिडेंट करते हैं, है ना, किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर, तो उसमें से मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है वो बेसिकली ये है कि मेटल सरफेस पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डाली और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उस मेटल सरफेस से निकले। ये मेटल सरफेस जो है वो मतलब है ना कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे जिंक हो सकता है, फिर आपके सोडियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है। तो मेटल सरफेस की काफ़ी वाइड वैरायटी है जहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है ना, उसका वो स्ट्रक्चर बना रखा है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक वैक्यूम ट्यूब लेते हैं। ठीक है, मतलब एक हमने ग्लास ट्यूब ले ली जिसमें से एयर को हटा दिया। ठीक है, वैक्यूम क्रिएट कर दिया इसमें। अच्छा, वैक्यूम ट्यूब में दोनों तरफ से हमने इलेक्ट्रोड्स डाले हुए और इलेक्ट्रोड्स को हमने एक बैटरी सोर्स से ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, बैटरी सोर्स में ये जो रजिस्टर पे ये जो एरो करके जो इस टाइप से बना रखा है, इसका मतलब बेसिकली ये है कि रजिस्टर वेरिएबल है ना। और इस रजिस्टर को यदि हम वेरी कर सकते हैं तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोड्स के दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस में हम पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली मतलब ये हो गया कि ये जो पावर सोर्स है इसको हम वेरी कर सकते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन है सर्किट का, है ना, बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है इसमें, केवल ये ध्यान देना है कि हम इलेक्ट्रोड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को वेरी कर सकते हैं। अच्छा, वेरी भी कर सकते हैं और इसकी पोलैरिटी भी चेंज कर सकते हैं। मतलब हम चाहें तो यहाँ पे पोलैरिटी पॉजिटिव रखें, यहाँ नेगेटिव रखें, या फिर यहाँ नेगेटिव रखें और यहाँ पॉजिटिव रखें, है ना, दोनों ही तरह से हम वेरी कर सकते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि एक इलेक्ट्रोड पे वो मेटल हम सरफेस लेते हैं जैसे जिससे हमको इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कराना है। ठीक है, तो जैसे ये वाला जो इलेक्ट्रोड है, इनमें से कोई भी मेटल हो सकता है इस वाले इलेक्ट्रोड के साइड पे, और इस पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को इंसिडेंट कराते हैं और इस सरफेस में से फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के इजेक्शन का जो मैकेनिज्म जो हमने देखा उसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं इस वाले मेटल सरफेस के अगेंस्ट में, है ना। ये यहाँ पे एक मेटल सरफेस ले लिया, उसकी ये थिकनेस बना रखी है अपन ने। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, पूरी मेटल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ये इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है उसको ध्यान में रखें। अच्छा, अपने को ये तो मालूम है कि मेटल सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में होते हैं। पहला कैटेगरी तो वो हो गया जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके कारण कंडक्शन होता है, मेटल्स में, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं? बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जो इनर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे किसी भी एटम में, है ना, वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री नहीं है मूव करने के लिए,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को तो हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेटल बॉडी में मूव करते रहते हैं थर्मल एजिटेशन के कारण, अपने जो पेरेंट एटम है उसके साथ में अटैच नहीं रहते हैं। बाउंड इलेक्ट्रॉन्स पेरेंट एटम को छोड़ करके नहीं जाते हैं। तो इसमें जो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आते हैं, वो ध्यान करने वाली बात है कि वो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखें। अच्छा, तो अब देखते हैं कि किसी भी मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स जो एजेक्ट हो रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी किस तरह से वेरी करती है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो जो मेटल सरफेस के सरफेस पे हैं वो भी इजेक्ट होंगे, और जो मेटल सरफेस के अंदर हैं डीप इनसाइड, है ना, वो भी इजेक्ट होंगे। तो जैसे इस सरफेस पे जो इलेक्ट्रॉन है, सपोज इस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव गिरी, ठीक है, और इसको बाहर निकलने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, तो ये उस एनर्जी को ले करके और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर आ गया, ठीक है। एक कॉन्क्रीट एग्जांपल लेने के लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं, सपोज इनके पास में 10 यूनिट एनर्जी है ना, और ये 10 यूनिट एनर्जी किस फॉर्म में है, क्या है, ये अपन सब्सिक्वेंट वीडियोस में देखेंगे, बट आपको, है ना, कॉन्सेप्ट का एसेंस जो है वो समझ में आ जाएगा। सपोज 10 यूनिट एनर्जी है, और ये सरफेस वाला जो इलेक्ट्रॉन है उसको बाहर निकलने के लिए सपोज 2 यूनिट एनर्जी चाहिए, ठीक है, और मिल कितनी रही है, 10 यूनिट एनर्जी। तो ये बाहर जो इलेक्ट्रॉन आया, इसके पास एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी 8 यूनिट की हो गई, ठीक है। 2 यूनिट उसने खर्च कर दी बाहर आने में, और बाकी जो बच गई 8 यूनिट, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें, इलेक्ट्रॉन जो है वो बिल्कुल जो मेटल सरफेस के डीप इनसाइड है वो भी इजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है मेटल सरफेस को पेनिट्रेट करती हुई इस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचेगी, ठीक है। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर जो है वो 2 स्टेज में आएगा। पहले तो मैं इसको कहाँ बना दूं, यहीं बना देता हूँ, है ना। पहले तो ये, क्योंकि ये नीचे है, नीचे से पहले तो सरफेस पे आएगा, ठीक है, पहले यहाँ पहुंचेगा, यहाँ आया। अच्छा, सपोज सरफेस के नीचे से सरफेस तक आने में इसको 4 यूनिट एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है, और उसके बाद में बाहर आएगा, है ना, ये बाहर आ गया, और बाहर आने में उसको 2 यूनिट एनर्जी चाहिए थी, तो 2 यूनिट एनर्जी और लग जाएगी। तो इस इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है जब ये बाहर पहुंचेगा तो कितनी हो जाएगी, 4 यूनिट, दिख रहा है, 4 यूनिट उसको लगा नीचे से ऊपर तक आने में, और फिर सरफेस से बाहर आने में 2 यूनिट और लग गई, तो 4 यूनिट एनर्जी बची। आप देख रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि यदि लोअर मोस्ट सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसके पास काइनेटिक एनर्जी 4 यूनिट हो गई, और जो अपर मोस्ट सरफेस का जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी काइनेटिक एनर्जी 8 यूनिट हो गई। तो बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी 4 से 8 यूनिट के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। अभी एसेंशियल पॉइंट जो, इसको तो अपन डिटेल में ग्राफ्स में देखेंगे, है ना, सब्सिक्वेंट वीडियोस में, बट अभी अपन इतना तो समझ ही सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एक तो वेरी कर रही है और 2 लिमिट्स के बीच में वेरी करेगी, ठीक है। लोअर मोस्ट लिमिट होगी उसकी एक, और एक अपर मोस्ट लिमिट होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप को अपन देखते हैं। तो ये काइनेटिक, ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहे हैं, है ना, ये पूरी एनर्जी रेंज के साथ में बाहर आ रहे हैं, है ना, दिख रहा है। तो चलिए अपन मान के चलते हैं कि 4 से 8 यूनिट का रेंज है इनका, ठीक है। तो यदि तो अपन ने पोलैरिटी ये रखी, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव साइड है, इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच जाएंगे, दिख रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए कोई पोटेंशियल नहीं है, बल्कि ये पोटेंशियल तो सपोर्ट ही कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। अब सपोज इसकी पोलैरिटी जो है वो धीरे धीरे हम चेंज करते हैं। तो अब देखें, यदि इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में अपन पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव कर दिया और इसको नेगेटिव कर दिया, तो यदि इस इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में ये वाला इलेक्ट्रोड जो है वो नेगेटिव पोटेंशियल पे है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकेगा, ठीक है। पर इलेक्ट्रॉन्स के पास में हमने देखा मिनिमम 4 यूनिट एनर्जी तो है ही, ठीक है। अच्छा, अब क्या, इलेक्ट्रॉन्स को इस इलेक्ट्रोड से उस इलेक्ट्रोड तक ट्रैवल करने के लिए वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, और वो वर्क कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इंटू डेल्टा वी, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव पे है, और डेल्टा वी पोटेंशियल डिफरेंस,
ठीक है। तो यदि तो ये जो वर्क डन रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन से वो इस 4 यूनिट की काइनेटिक एनर्जी से कम है, ठीक है, तब तो ये इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा, जो मिनिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। पर ये सपोज ये वर्क रिक्वायर्ड सपोज 6 यूनिट्स हो गया कि 6 यूनिट वर्क चाहिए हमको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए, है ना। ई डेल्टा वी 6 यूनिट के बराबर हो गया, तो क्या होगा आप इमेजिन कर सकते हैं भाई 6 यूनिट से नीचे एनर्जी के जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे, आप देख रहे हैं। तो 4 से 6 यूनिट वाले जितने इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी स्टॉप्ड, ठीक है। और 6 से 8 यूनिट वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच जाएंगे, दे विल रीच, ठीक है। अच्छा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंच रहे हैं और सर्किट पूरा हो रहा है, तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, है ना। इसमें हमारे को मतलब जो ये एमीटर है ना, एमीटर में हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, हम नेगेटिव पोटेंशियल जो है इसका बढ़ाते गए और हमने इतना नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया कि ये वर्क डन जो है वो सपोज अब 8 यूनिट रिक्वायर्ड हो गया, मतलब जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन की उससे भी थोड़ा सा ज्यादा हमने कर दिया, तब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच पाएगा, है ना। ये तो क्लियर है। तो वो पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पे सारे इलेक्ट्रॉन्स रुक जाते हैं, है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन यहां नहीं पहुंच पाता है, उस पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज, ठीक है। तो बेसिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट ये है, जो हमने ऑब्जर्व किया वो ये है। अब उसको अपन अगले 2-3 वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करता है, किन किन वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है ना। और जैसा पहले मैंने कहा कि जो क्लासिकल थ्योरी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो इसको क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाई और फिर आइंस्टीन ने उसको कैसे एक्सप्लेन किया, ठीक है। अच्छा, तो इस वीडियो में डिस्कशन खत्म करने पहले ना इसका थोड़ा सा एक बैकग्राउंड भी देख लेते हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इंटरेस्टिंग है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, है ना, उसको देखते हैं एक बार। इस एक्सपेरिमेंट को आइंस्टीन ने तो एक्सप्लेन किया 1905 में, पर ऐसा नहीं है कि आइंस्टीन ने ही इस एक्सपेरिमेंट को डिस्कवर किया और उसके बाद में उसको एक्सप्लेन किया, है ना। बड़ी लंबी हिस्ट्री है इसके पीछे। मतलब सबसे पहले ये फिनोमिना इटसेल्फ, सबसे पहले का मतलब आप सोचिए करीब 18 साल पहले, ठीक है, एक साइंटिस्ट थे हीनरिक हर्ट्ज, ठीक है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड बाय मेटल्स ड्यू टू रेडिएशन। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट है, जो फिनोमिना है, वो सबसे पहले ऑब्जर्व ही किया 1887 में हीनरिक हर्ट्ज ने। वो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, अलग बात है, और वो एक्सपेरिमेंट कुछ और ही कर रहे थे, है ना। वो ये नहीं देखना चाह रहे थे कि मैं रेडिएशन डाल करके देखता हूँ मेटल सरफेस पे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं कि नहीं, इनको उनका एक्सपेरिमेंट कुछ और ही था। 2 इलेक्ट्रोड पास पास लेकर के उन्होंने, है ना, कुछ दूसरी चीज देखने के लिए रेडिएशन डाला और फिर देखा कि ये तो करंट जो है वो डिटेक्ट कर रहा है उनका एमिटर, तो इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। तो ये ऑब्जर्वेशन किया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो कब हुआ, 1902 में। एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उनका नाम था लेनर्ड, ठीक है। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि काइनेटिक एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन की वो किस पे डिपेंड करती है, जो रेडिएशन है उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ठीक है। पहला तो ये, और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि every metal surface has a minimum frequency for emitting photoelectrons, ठीक है। और इसमें जो खास जो वर्ड है, मेन वर्ड है, वो ये मिनिमम है,
कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से कम की फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते ही नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। तो अभी इस स्टेज पे आप इसको अप्रिशिएट नहीं कर पाइएगा, है ना, कि इसमें खास बात क्या हुई, है ना। खास बात ये हुई कि ये एक्चुअली ये दोनों जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो उस टाइम की जो क्लासिकल थ्योरी है ना, उसके कंप्लीटली ऑपोजिशन में है। इसको तो अपन डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट 2 वीडियोस में। अच्छा, लेनर्ड भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। तो फिर उसके बाद में 1905 में जो है फिर आइंस्टीन ने इसको एक्सप्लेन किया, और फिर इसके लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला 1921। नोबेल प्राइज, है ना, आइंस्टीन को जो नोबेल प्राइज मिला था वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, रिलेटिविटी थ्योरी के लिए नहीं मिला था। वो हालांकि ज़्यादा फेमस हो गई, बट इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला, ठीक है।